नमस्कार किसान भाइयों, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विद ब्रजेश। आज हम हैं बिहार के या यूं कहें भारत के सीमावर्ती इलाके सुपौल जिले के जगदीशपुर गांव में, और ये राघोपुर प्रखंड है। और यहाँ हम हैं प्रवीण पिंटू जी के यहाँ। ये बेसिकली बिहार सरकार में कार्यरत हैं प्रखंड कार्यालय में, और उसके साथ साथ इन्होंने जो अपने यहाँ पशुपालन किया है, और ये बिल्कुल यहाँ से नेपाल की दूरी बमुश्किल 10 किलोमीटर भी नहीं बचती है। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो साइन बोर्ड देख पा रहा था। तो आप इस सीमावर्ती इलाके में इतना शानदार पशुपालन का नज़ारा इन्होंने पेश किया है कि मुझसे रहा नहीं गया और मुझे कहना पड़ा कि सर मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य युवाओं को, किसान भाइयों को पता चल सके कि पशुपालन में इतनी क्रिएटिविटी इन आप कह सकते हैं कि सुदूर इलाकों में भी हो रही है, तो अर्बन इलाकों में क्या कुछ संभव नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गौ ज्ञान विद ब्रजेश। बहुत बहुत स्वागत सर, आप हमारे यहाँ तक आए और आपका यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हमने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण जी, थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो आप इतनी अच्छी नस्ल की गाय रख रहे हैं, यहाँ पे किसान भाई गाय 3 ही है, लेकिन आप इनको देखेंगे तो मन खुश हो जाएगा। 2 विशुद्ध एचएफ की गाय हैं और एक जो है वो जर्सी क्रॉस की गाय इनके पास है। आप कह सकते हैं जितना कम कहें अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है इनकी सारी व्यवस्थाएं, चाहे इनके गाँव के मैट हो, इनका शेड हो, अभी उस पर चर्चा करेंगे। तो सर पहले तो आप ये बताएं कि ये इतना शानदार पशुपालन के आइडियाज कहाँ से आए आप? देखिए सर, मेरे मन में जो है ना, जब मैं इस सेवा में था, सरकारी सेवा के साथ साथ मुझे गौ पालन एक मेरा इंटरेस्ट, मुझे इसमें बहुत रुचि लगा और रुचि लगने के साथ मैं एक गौ से चालू किया। 2019 में सर मैं एक गाय जो है हरियाणा मॉडल का खरीदा था, और उस जमाने में भी सर 72,000 रुपया में मैं गाय खरीदा। अरे वाह! उस 2019 में, और तभी से मेरे मन में एक ऐसा इंटरेस्ट जगा कि नहीं, गाय पालना चाहिए। तो साइड जो हम गौ पालन का काम किए, और उस समय से ही हम सोचे कि अच्छी नस्ल की गाय होना जरूरी है। आप दुग्ध उत्पादन के लिए जब तक आपके पास ब्रीड नहीं है, अच्छा नस्ल नहीं है, तो आप अच्छा मुनाफा नहीं ले सकते। इस चीज़ को देखते हुए मैंने इस क्षेत्र में सर काम किया, और अभी तो ढेर सारी गाय थी, लेकिन वो सारे गाय को हम चेंज करके और अभी ये सब अच्छी नस्ल की गाय जो है हम खरीदे हैं। ये सारी गाय सर हम समस्तीपुर से खरीदे। जबरदस्त है आपका डेयरी फार्म सर। प्रवीण जी, थोड़ा सा हमको ना ये शेड का कॉन्सेप्ट बताइए, थोड़ा सा ऊपर दिखाना चाहेंगे कि ये शेड में नीचे से इन्होंने कुछ प्लाई का काम किया है, और जब आप बाहर से देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि ये चदरा का शेड है, टिन शेड है। जो आजकल टिन शेड जिसको बोलते हैं, पुराने जमानों से हो रहा है। और इसमें यूनिकता पहले से भी थी कि इसमें आयरन पाइप के जगह पे लकड़ी डाला हुआ। ये कौन सा लकड़ी है सर? लकड़ी तो अभी बहुत महंगा है। शीशम का है सर। पहले जो किसान भाइयों, ये शीशम के लकड़ी से गाय का सेट बनाया है, बताइए। और ये शीशम का टोटल लकड़ी यूज हुआ है, और ऊपर से जो चादरा डाले थे ना, तो ऊपर से जो हीट वेव है वो बिल्कुल गर्मी के मौसम में खास करके ये बुझाता था, तो इसलिए हमने इसमें नीचे से 6 mm का प्लाई बीट पे लगवा दी। आप थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को कितना आसान ये तरीका है? आई थिंक हमको लगता है ये 20 फीट लंबाई होगी। नहीं सर, इसकी 14 फीट लंबाई। ये चौड़ाई 14 चौड़ाई, लंबाई सर 22 फीट। 22 फीट और 14 फीट के इस लंबाई चौड़ाई में क्या लागत आई सर? कुछ आकलन किया? ये सेट बनाने में मोटा मोटी सर हमको जो है 1.25 लाख रुपया लगा सर। इस प्लाई के काम में से? नहीं, प्लाई के काम में तो सिर्फ सर 18,000 रुपया लगा। तो ये है, सेट तो सब लोग बनाते हैं। किसान भाइयों, ये प्लाई जो है और शीशम की जो लकड़ी है ऊपर में, आप जब जाएंगे शिमला, मनाली, श्रीनगर, कहीं भी, या आप हीट के एरिया में जाइए या कोल्ड के एरिया में जाइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लकड़ी जो है वो ठंड के समय में गर्मी और गर्मी के समय में
ठंड जो है वो हम आदमी को भी और किसानों को भी और पशुओं को भी देती है, लेकिन कहाँ मिलता है सर? अभी तो मनुष्य को नहीं मिल रहा है। मनुष्य कंक्रीट के नीचे और टिन शेड के नीचे पल रहे हैं, तो आप गाय को पाल रहे नहीं हैं। सर, अगर आपका सोच अच्छा है और आप वहां तक जाना चाह रहे हैं तो हर कुछ संभव है सर, और असंभव कुछ भी नहीं सबसे मजे की बात है ना सर, आप कहें ना कहें, लेकिन जैसे मैं बेगूसराय से हूँ, जी सर। तो पटना के लोग, जो पटना साइड के लोग हैं, उनके लिए मैं रूरल में हूँ, जी 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 और लेकिन आप हमारे लिए अति रूरल में हैं। जी है। और पटना के लिस्ट में आप नहीं, जी जी या दिल्ली के लिस्ट में आप नहीं है। मतलब आप अगर कल्पना कोई करे कि भूतही जाना है, रघुनाथपुर जाना है, लोकहा जाना है, लुकही जाना है, तो रोंगटे कांप जाते हैं कि कहाँ जाना है। सुपौल, और उसमें भी सुपौल के इस इंटीरियर में। लेकिन मैं जब आया, आज सरकार को भी मेरे तरफ से बड़ा धन्यवाद है सर कि आपके यहाँ आने में कहीं कोई परेशानी हुई नहीं। और सर सुपौल जिला में आप कहीं भी घूम के देखिए सर, आप अभी इर्टिगा से चल रहे हैं ना सर, आपको गियर चेंज करने की जरूरत गांव घर में बिल्कुल नहीं है सर। और मजे की बात है कि 4 लेन की जर्जर स्थिति है हर जगह सर। हमारे यहाँ रोड वेव अच्छा है बिल्कुल। और जियो के है सर, माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो बिहार सरकार में सर अभी उप मुख्यमंत्री हैं, बतौर उन्हीं की कृपा से सर सुपौल में डेयरी हुआ। नहीं, और जब से सर ये डेयरी हुआ है, लोग हमारे एरिया में भी पशुपालन को काफी बढ़ावा दिया है। एक से एक लोगों के पास गए हैं। मुझे तो समय नहीं मिलता। अच्छा, आप ये थोड़ा सा बताएं कि दूध कहाँ बेचते हैं? दूध सर हम सुधा डेयरी में बेचते हैं। क्या सुधा डेयरी समिति में बेचते हैं। सुधा डेयरी की सुपौल डेयरी में? जी, सुपौल डेयरी ही दूध जाता है, बट कलेक्शन सेंटर में आप दूध देते हैं किसानों समिति में। आपकी समिति का क्या नाम है? मेरे समिति का नाम है ललन सानोगिया जी उनके सचिव हैं। अच्छा। और सत्यनारायण सानोगिया जी उनके अध्यक्ष हैं। हाँ, मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। अच्छा, लेकिन आप समिति का नाम भी पता करिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपके गांव के नाम पे होगा, रघुनाथपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति। हाँ। खैर, अब रही बात की जो आपकी समिति की दूध है वो सुपौल डेयरी में जाती है। आपके माननीय अध्यक्ष जी से भी हमारा अच्छा संबंध है, देव नारायण यादव जी से। अच्छे लोग हैं, अच्छे अध्यक्ष हैं। किसान भाइयों, जो सुपौल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सुपौल है, उसको अभी ये सेकेंड टाइम इलेक्टेड चेयरमैन बने हैं वहाँ। उससे पहले वो एनडीडीबी की प्रोजेक्ट थी, फिर कॉम्फेड की प्रोजेक्ट हुई, और बाद में अभी किसानों के संगठन है। और आप देख पा रहे हैं, तो औसतन क्या कीमत मिलती है सर आपके दूध का? दूध का कीमत सर फैट और एसएनएफ के अनुसार मिलता है। डेली हम लोगों को सुबह शाम पर्ची मिलता है। तो आपकी जो गाय है सर, हम देख पा रहे हैं कि एचएफ गाय है। जी, एचएफ गाय है, लेकिन हमारा सर फैट 3.3, 3.4, 3.5, कभी भी सर नो पेमेंट में नहीं जाता। और एसएनएफ का क्या रहता है? एसएनएफ सर 8.5, 9, 9.5 ये मेंटेन रहता है सर। ठंड के मौसम में तो सर और अच्छा रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ा कूलर लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा हमारा मेंटेन रहता है। हमारा सर शाम का रेट सुबह के रेट से अच्छा आता है। अच्छा आता है। हाँ। तो औसतन 40 रुपए के आसपास, औसतन 40 रुपया तो आना है ही सर, आ जाता है 40 रुपया के आसपास। अभी जो नया भुगतान रेट बना है, जी, नया भुगतान रेट में 38, 39, 40, 42 आ जाता है औसतन सर। तो आप इस 3 गाय में अभी कितना दूध निकाल पा रहे हैं? 3 गाय में सर हम मोटा मोटी दूध जो है 55 से 60 लीटर निकाल। 55 से 60 लीटर दोनों टाइम में ले पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहेंगे कि इन्होंने ऊपर तो एक कलाकारी आपने देखा ही, गायों के लिए फैन लगाया है, और साथ में इन्होंने एक कूलर भी दिया है गायों को कि भाई बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन रहे। हाँ। और मतलब अद्भुत है, अद्भुत। यहाँ पे आके कि गायों को मैट भी आ गई हैं। और ये जो YouTube और Facebook का रेवोल्यूशन है ना, मैं मानता हूं कि इसका भी योगदान है। क्योंकि काव मैट मैं आज से 12-14 साल पहले पंजाब में देखा 2019 में कॉ मैट के बारे में मैं जब सुना, जब मैं सर 72,000 में गाय लिया 2019 में, तो हमने सर ऑनलाइन 3500 रुपया में हरियाणा शक्ति का कॉ मैट मंगाया। जो मैट अभी 2000 में बाजार में मिल, जो मैट अभी 2000 में मार्केट में मिल रहा है, और तब से मैं मैट यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपके इनोवेशन
को फिर एक बार सलाम है प्रवीण जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इसी तरह विकास करें और इस इलाके में और थोड़ा सा तो और भी हम ऐड करना चाहेंगे किसान भाई। ये देखिए इन्होंने एक मुक्त गौशाला टाइप बनाया है कि गाय जो है जब इधर धूप ना हो तो स्ट्रेस फ्री, इसमें कोई खूटा वूटा नहीं है, बांधते नहीं है, गाय जो है ना इसमें स्ट्रेस फ्री रहती है। ऐसा ही है ना प्रवीण जी? खास करके क्या होता है जब सर गाय प्रेग्नेंट होती है, उसका अडर बड़ा होता है तो मेट पे चोट लगने का डर होता है जिससे थानेला हो सकता है। क्योंकि थानेला के सर कई कारण है। तो ये बालू दिए हुए हैं और सर इधर बालू स्टॉक भी हमने रखा है। जब इसमें बालू घट जाता है तो इधर से बालू डालते हैं और इस सारे जगहों पे हम गाय को बांध के रिलैक्स उसको करवाते हैं। इस पे गाय मजे से बैठती है और खास करके गर्मी के मौसम में इसमें सर जाल लगा देते हैं और रात में यहाँ विश्राम कर लेती है। आप थोड़ा सा इधर बाहर भी दिखाना चाहेंगे कि जब गर्मी अत्यधिक हो लेकिन फिर भी गाय को बाहर करना हो तो ये भी एक इनके पास शानदार छोटा सा बगीचा है आम के पेड़, और इसको भी इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये बंद हो जाएंगे तो गाय इसमें भी खुले तौर पे लॉक कर देते हैं। और मिट्टी पे जैसे हीट वेव आया, धूप आया बहुत ज्यादा, बिल्कुल, तो वहां पे सर ये आम का पेड़ है, ठंडा देता है और यहाँ बांध देते हैं उनको, बिल्कुल रिलैक्स रहती है। तो प्रवीण जी और इसके बाद ही सर यहाँ हरा चारा पर्याप्त है हमको खिलाने के लिए। हरा चारा तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पशुपालन में हरा चारा का अपना एक बेसिक महत्व है, उसके बिना तो परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। साइलेज बहुत अच्छी चीज है लेकिन वो भी हरा चारा से ही बनती है। जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि साइलेज निर्माण के लिए भी हमको हरा चारा लगाना पड़ेगा। तो प्रवीण जी आपने इतना अपना महत्वपूर्ण कीमती समय दिया, हमारे किसान भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई फिर हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ख़ास करके उन युवाओं को शेयर करें जो पशुपालन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।